जय हिंद दोस्तों, सीसेट की क्लास 2014 के प्रश्न पत्र को हमने कंप्लीटली देख लिया था। हम 2015 के प्रश्न पत्र को देख रहे हैं। यहाँ आपको बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें बताई जाती हैं, जो डर खत्म हो जाता है। मैं आपको बस इतना बता रहा हूँ, कंसिस्टेंसी अगर आप सीसेट में अभी से सिर्फ आधे घंटे में तो आप जानते हैं, दिन में खराबी कर देते होंगे। लेकिन दिसंबर तक आप उस मुकाम पे होंगे जहाँ आप चीज़ें को सुधार सकते हैं, क्योंकि जनवरी-फरवरी में बहुत सी चीज़ें आती हैं, बजट आता है, इकोनॉमिक सर्वे आता है, इंडिया एयर बुक नाम से एक बुक आती है, आपका पीटी 365 आता है, टेस्ट सीरीज आते हैं, बहुत कुछ आता है। जो ये सोचकर बैठे हैं ना, फरवरी से मैं सीसेट शुरू करूँगा भैया, और लोग फेल हो रहे हैं, ऐसा मत करिए। हाँ, इसके बाद रीजनिंग और मैथ भी शुरू करेंगे, तो परेशान मत होइए, धीरे-धीरे सब चीज़ें अगर अभी से हम जाग गए हैं, तो धीरे-धीरे भी चलेंगे, तो स्पीड आगे चलकर बढ़ जाएगी। अभी हम पहले गियर में हैं, दूसरे गियर में, तीसरे गियर में, फरवरी आते-आते चौथे गियर में हो जाएँगे, परेशान मत होना। बस समझते रहो कहानी क्या है इस सेट की। तो बिना समय गवाए चलते हैं पहले परिच्छेद की तरफ। कुछ नहीं यहाँ होता है, यहाँ बस पढ़ा जाता है, समझा जाता है, देखा जाता है और सुकून से जिया जाता है। मैं पक्के तौर पर कह सकता हूँ कि मेरे स्वाभाविक शर्मीलेपन के कारण, सिवाय यदा-कदा हास्य का पात्र बन जाने के, मेरा किसी भी तरह और कोई नुकसान नहीं हुआ। के लिए एक व्यक्ति का स्वभाव वर्णित किया गया है कि उसमें कभी हास्य का पात्र नहीं बना, कभी-कभी भले हो जाए नुकसान। वास्तव में आज मुझे लगता है कि इसके विपरीत मुझे कुछ फ़ायदा ही हुआ है, मतलब शर्मीलेपन की वजह से मुझे कुछ फ़ायदा ही हुआ है। बोलने का जो संकोच मुझे पिछले कष्टकर था, बोलने का जो संकोच मुझे पहले कष्टकर था, अब वह सुखकर है। इसका सबसे बड़ा लाभ तो यह हुआ कि इसने मुझे शब्दों की मितव्ययिता सिखाई। कई बार कहा जाता है ना कि कम बोल होता है। मुझे अपने विचारों पर काबू रखने की आदत सहज ही पड़ गई, और अब मैं खुद को यह प्रमाण पत्र दे सकता हूँ कि मेरी जीभ या कलम से बिना विचारे शायद ही कोई शब्द निकलता हो। मुझे याद नहीं पड़ता कि अपने भाषण या लेख के किसी अंश के लिए मुझे कभी पछताना पड़ा हो। मुझे कभी मतलब याद नहीं मैंने ऐसा भाषण दे दिया, बात को पछताना पड़े या लिख दिया। इस तरह मैं अनेक खतरों से बचा हूँ और मेरा बहुत सा समय बचा है। अनुभव ने मुझे यह सिखाया कि सत्य के उपासक के लिए मौन उसके आध्यात्मिक अनुशासन का अंग है। अब आपको क्रक्स समझ में आ रहा होगा, पढ़ते-पढ़ते एक क्रक्स समझ में आता है, ये क्यों लिखा गया, क्या लिखा गया, कैसे लिखा गया, समझ में आया ना? मनुष्य की यह स्वाभाविक कमजोरी है कि वह जाने-अनजाने में अक्सर बढ़ा-चढ़ाकर बोलता है, अथवा जो कहने योग्य है उसे छिपाता है या भिन्न रूप में कहता है। कुछ चीजें बढ़ा-चढ़ाकर बोल देते हैं, कुछ ऐसी जो कहने योग्य है उसे छिपा लेते हैं। इस पर विजय पाने के लिए भी मौन आवश्यक है। कम बोलने वाला बिना विचारे ना बोलेगा, अपने प्रत्येक शब्द को तौलेगा, ठीक है? हम देखते हैं कि बहुत से मनुष्य बोलने के लिए आतुर रहते हैं कि बोलना, बस कुछ बोलने को दिया जाए। फिर देखो, किसी बैठक का ऐसा कोई सभापति ना होगा जिसे बोलने की अनुमति मांगने वाली चीटों से परेशान ना होना पड़ा हो। और जब भी बोलने का समय दिया जाता है तो वक्ता आमतौर पर समय सीमा से आगे बढ़ जाता है और अधिक समय की मांग करता है। आप संसद में देख लो, समय समाप्त हो गया, समय समाप्त हो गया, अध्यक्ष महोदय कहते रहते हैं, फिर भी लोग बोलते रहते हैं। आप कभी सम्मेलनों में देख लो, भैया 5 मिनट हैं आपके पास, फिर भी वह दोपहर पर्ची जाएगी, या किसी मंच पर आप देख लो। और जब भी बोलने का समय दिया जाता है तो वक्ता आमतौर पर समय सीमा से आगे बढ़ ही जाते हैं। अधिक समय की मांग करता है और बिना इजाजत के भी बोलना शुरू करता है या बोलता रहता है। इस सारे बोलने से दुनिया का कोई लाभ हुआ हो ऐसा शायद ही कहा जा सकता है। मतलब आपके 4 मिनट ज़्यादा बोलने से कोई लाभ तो हुआ नहीं। यह समय का घोर अपव्यय है, लेकिन समय बर्बाद हो गया 4 मिनट। मेरी लज्जाशीलता दरअसल मेरी ढाल और आड़ ही बनी रही। उससे मुझे परिपक्व होने का लाभ मिला, सत्य को पहचानने में मुझे सहायता मिली। आपको समझ में आ गया होगा जो शर्मीले लोग हैं उनके बारे में कहानी कही गई है। कहीं न कहीं मेरे बारे में भी है। मैं कुछ वर्ष पहले की अगर बात करूँ तो आप लोगों को लगता होगा कितना बोलता है ये आदमी। खैर मैं आपके सामने बोलता हूँ, बाकी मेरी जो लोगों के बीच पहचान है वह यही है कि यह व्यक्ति बहुत शर्मीला है, बोलता नहीं है। आप लोग मुझे दिखते नहीं है इसलिए मैं अपना चेहरा नहीं दिखाता हूँ, क्योंकि अगर मैंने चेहरा दिखा दिया तो मैं बोल नहीं पाऊँगा। खैर, इसकी क्रक्स को आपने समझ लिया होगा। हाँ, लोड नहीं लेना, बस यही तो समझना है कि इसमें क्या कहा गया। आप समझ गए क्या कहा गया। अब आंसर देख लेते हैं, लेकिन आंसर यहाँ पे जो क्वेश्चन बनाया गया बहुत बढ़िया बनाया गया है। क्यों? देखिए, लेखक कहता है कि उसकी जीभ या कलम से बिना विचारे शायद ही कोई शब्द निकलता हो। निम्नलिखित में से कौन सा इसका वेद कारण नहीं है? क्या महत्वपूर्ण है? इस क्वेश्चन में क्या अलग है? क्योंकि अधिकतर बार प्रश्न में क्या पूछा जाता है?
सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, सबसे सेटिस्फेक्शन देने वाला, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट चुनना होता है। यहाँ पर चुनना है कौन सा वैध नहीं है। यहाँ पे क्या चुनना है, असत्य पूछना है। इसमें 3 सही है, 1 नहीं सही है, वह आपको बताना है। तो जीव या कलम से बिना विचारे ही शायद कोई शब्द बोलता हो, कौन सा एक वैध कारण है। पहला, अपना समय बर्बाद करने का उसका कोई इरादा नहीं है। क्या उसने कहीं ये बताया कि मैं इसलिए नहीं बोलता क्योंकि मेरा समय बर्बाद ना हो जाए, लेकिन उसने लास्ट में ये बताया था कि हाँ, अगर आप कम बोलोगे तो समय अपव्यय नहीं होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ये बोल रहा हो कि मेरा समय बर्बाद करने का कोई इरादा नहीं, ऐसा उसने नहीं बोला। वह शब्दों की मितव्ययिता में विश्वास करता है। हाँ, इसने मितव्ययिता शब्द को तो रेखांकित किया था, कहीं पे मितव्ययिता शब्द तो आया था। शब्दों की मितव्ययिता सिखाई, तो ये तो बात उसने कही है। वह अपने विचारों पर काबू रखने में विश्वास रखता है, ये भी उसने कहा था कि अब मैं, हाँ देखो, मुझे अपने विचारों पर काबू रखने की आदत सहज ही पड़ गई। अब देखो, जो प्रश्न में है वो मैंने हाईलाइट भी करा, क्योंकि जब आप पढ़ते रहोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है। और यही मैं एनसीईआरटी की जो सुबह 10 बजे क्लास चलती है वहां भी मैं पढ़ते हुए यही बताता हूँ कि क्वेश्चन यहाँ बन सकता है। जिस दिन आप क्वेश्चन बनाना शुरू कर देंगे उस दिन आपका एग्जाम में सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि आपने क्वेश्चन जो भी आएगा वह पहले से तैयार करके रखा होगा। उसे बोलने में संकोच होता है, ये तो उसने पहले ही बोला कि मुझे संकोच होता है बोलने में। ठीक है, तो अगर मैं इसको बोलूं तो मुझे बोलने में संकोच होता है, ये तो उसने पहले ही बोला। अब वह अपने विचारों पर काबू रखने में विश्वास करता है, उसने यहाँ पर बोल दिया विश्वास रखता है। फिर मितव्ययिता, यहाँ पे उसने मितव्ययिता बोल दी, लेकिन पहला वाला कहीं नहीं बोला, और पहला वाला नहीं बोला इसीलिए आंसर पहला वाला ही है, क्योंकि उसने क्या बोला, कोई वैध कारण नहीं है। कौन सा वैध कारण नहीं है, तो समय बर्बाद करने का कोई इरादा नहीं है, ये उसने कहीं भी नहीं बोला। ठीक है, आगे चलते हैं। कठिन लगा ये प्रश्न, कठिन लगा ये, नहीं लगा ना, बस देखते रहिए, कठिन कुछ नहीं है, बस हम पढ़ना देर में शुरू करते हैं, पढ़ना गलत तरीके से शुरू करते हैं। 7th नंबर, लेखक के अनेक खतरों से बचे रहने का सर्वाधिक उपयुक्त कारण। अब वहां पर क्या नहीं है वो पूछा था, यहाँ पर पूछा है कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है। चारों सही है, लेकिन आपको क्या बताना है, सर्वाधिक सही, सर्वाधिक उपयुक्त कारण आपको बताना है। लेखक के अनेक खतरों से बचे रहने का सर्वाधिक उपयुक्त कारण क्या है, वह बिना विचारे शायद ही कोई शब्द बोलता हो। एग्जैक्ट ये लाइन भी लिखी है पैराग्राफ में, अगर आपको ये याद आ रहा है तो आपने सही से पैराग्राफ को सुना है। वह अत्यंत धैर्यशील व्यक्ति है, धैर्यशील की बात कहीं कही थी उसने, या उसका निष्कर्ष ये निकाल रहा था कि मैं बहुत धैर्यशील हूं इसलिए अनेक खतरों से बचा हूं, ऐसा तो नहीं था। उसका विश्वास है कि वह एक आध्यात्मिक व्यक्ति है इसलिए खतरों से बचा रहे। क्वेश्चन भी देखते रहिए, क्वेश्चन क्या है, लेखक के अनेक खतरों से बचे रहने का सर्वाधिक उपयुक्त कारण क्या है। क्या वह आध्यात्मिक व्यक्ति है, इस पर जोर दिया गया था। क्या वह धैर्यशील व्यक्ति है, इस पर जोर दिया गया था। क्या वह सत्य का उपासक है, इस पे जोर दिया गया था। नहीं, जोर किस पे दिया गया था, इस पर कि वह बिना विचारे शायद ही कोई शब्द बोलता या लिखता हो, इस पर जोर था पैसेज में। आप कह सकते हैं खतरों से बचा रहेगा क्योंकि धैर्यशील है, आध्यात्मिक है, सत्य का उपासक है, तो खतरों से बचा रहेगा। लेकिन क्या पैसेज में उसकी बातें धैर्यशील, आध्यात्मिक व्यक्ति और सत्य पर थी, या विचारों पर, शब्दों पर, बोलने पर, लिखने पर, इस पर थी। आगे चले, दूसरा भी बिल्कुल इजी है। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन, लेखक के लिए किस पर विजय पाने के लिए मौन आवश्यक। सीधे सीधे लाइन लिखी थी, सीधे सीधे यहाँ लाइन लिखी थी, मौन। मौन कहाँ पर था, यहाँ देखो, मौन पे मैंने हाईलाइट किया है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं पहले से हाईलाइट करके रखता हूँ कि मुझे कहाँ हाईलाइट करना है, मैं पढ़ते हुए आपको यही दिखा रहा हूँ कि भाई साहब आप पढ़ना शुरू तो करिए, इतना टफ नहीं है सीसेट जितना बना रखे हो, पढ़ना तो शुरू कीजिए। तो क्या क्या बोला यहाँ, मनुष्य की यह स्वाभाविक कमजोरी है कि वह जाने अनजाने में अक्सर बढ़ा चढ़ाकर बोलता है, या जो कहने योग्य है उसे छिपाता है या भिन्न रूप में कहता है। इस पर विजय पाने के लिए मौन आवश्यक है। तो दो चीजें बताई, या तो बढ़ा चढ़ाकर बोलता है या जो कहने योग्य है उसे छिपाता है, इन दोनों के लिए मौन आवश्यक है। तो देखो यहाँ से क्या मिलता है, स्वाभाविक शर्मीलापन यहाँ वहां पर था नहीं, बोलने में संकोच था नहीं, विचारों पर काबू रखना नहीं, लेकिन ये तो एग्जैक्ट लाइन लिखी थी भाई साहब, बढ़ा चढ़ा कर बोलने की प्रवृत्ति जो है
इसके लिए उसे मौन रहना आवश्यक है, इस पर विजय प्राप्त करने के लिए मौन आवश्यक है। तो उसने साफ-साफ उसमें से लिखा है कि लेखक के लिए किस पर विजय पाने के लिए मौन आवश्यक है? क्योंकि बढ़ा-चढ़ाकर बोलता है, ये उसकी कमजोरी है और इस पर विजय पाने के लिए मौन आवश्यक है, इस पर विजय पाने के लिए मौन आवश्यक है, इस पर विजय पाने के लिए मौन आवश्यक है। अगर यही दूसरी लाइन भी लिख देता तो 1 एंड 2 स्टेटमेंट सही होता। तो वहाँ पर स्टेटमेंट वाइज़ क्वेश्चन पूछ लेता, जैसे कि पिछले वीडियो में हमने देखा था। मज़ा आ रहा है कि नहीं? कमेंट करते नहीं हो। एक बार बोलो मज़ा आ रहा है तो अच्छा भी लगे कि हाँ, कहानी तो सही है। और मैं फिर कह रहा हूँ, मैं कुछ ज्ञान नहीं दे रहा आपको, कुछ नहीं पढ़ा रहा। मैं बस आपको उँगली पकड़कर वहाँ पर खड़ा करके ये बताना चाहता हूँ, देखो बेटा टफ नहीं है, अगर आपने मेहनत की तो। अगला परिच्छेद पढ़ लेते हैं। रुक जा भाई। हाँ, नहीं रुकेगा। चलिए, पढ़ना शुरू करें। आप चाहें तो पॉज़ करके खुद पढ़ें और फिर देखें कि आपको क्या चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं। अपेक्षाकृत समृद्ध राज्यों की यह जिम्मेदारी है कि वे कार्बन उत्सर्जन को कम करें। यहाँ राज्य का मतलब जहाँ तक देश से होगा, क्योंकि देश को स्टेट इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है? स्टेट मतलब राष्ट्र की बात होती है, तो ये ध्यान रखिएगा, राष्ट्र की बात हो सकती है यहाँ पर। अपेक्षाकृत समृद्ध राज्यों की यह जिम्मेदारी बनती है कि वे कार्बन उत्सर्जन को कम करें और स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन में निवेश को प्रोत्साहित करें। ये वे राज्य हैं जिनको बिजली उपलब्ध है, जिनका विकास अपेक्षाकृत तीव्र गति से हुआ है और जिनकी प्रति व्यक्ति आय अब उच्च है, जिस कारण वे भारत को पर्यावरण अनुकूली बनाने का भार वहन करने हेतु सक्षम हुए हैं। दिल्ली उदाहरण के लिए इस रूप में मदद कर सकती है कि वह छतों के ऊपर सोलर पैनल के प्रयोग से अपने स्वयं के उपभोग की स्वच्छ बिजली उत्पादित करे, या वह निर्धन राज्यों को उनकी स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण करके भी मदद कर सकती है। यानी कि यहाँ पर राज्य की बात मतलब राज्य ही है, राष्ट्र नहीं है, देश नहीं, ठीक। तो कई जगह स्टेट मतलब राज्य की बात होती है, आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा। तो यहाँ पर राज्य का मतलब अपने यहाँ के जो दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा उसी टाइप की बात है। यह कोई छिपी हुई बात नहीं है कि राज्य विद्युत बोर्ड जो वितरण परिपथ जाल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाता है, उसके 95% भाग को नियंत्रित करता है। अत्यधिक गहरे गहरे घाटे में डूबे हुए हैं। घाटा है क्योंकि आप कई गांव में ये भी देखेंगे कि अलग से तार डालकर बिजली का उपयोग कर रहे हैं। कई लोग बहुत वर्षों तक पैसा नहीं दे रहे, फिर उनका कनेक्शन कट जाता है, तो फिर वो कनेक्शन काट दो, कोई दिक्कत नहीं, हम दूसरा बनवा लेंगे, लड़के के नाम हो जाएगा या कुछ। तो ये भी समस्याएं पहले होती थी, अब तो ठीक है तब भी चीजें। ये घाटे अगर राज्य के सेवा प्रदाताओं को नवीकरण ऊर्जा को अपनाने में हो तो हतोत्साहित करते हैं, क्योंकि नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाना जीवाश्मी ईंधनों को अपनाने से अधिक महंगा है। पहले से वह घाटे में है और फिर कह रहे हो जीवाश्मी ईंधन नहीं, बल्कि नवीकरणीय ऊर्जा अपनाओ, तो और घाटे में चले जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक तार्किक और युक्ति संगत पूर्व धारणा है? पूर्व धारणा मतलब इसको लिखने से पहले उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा, ये बताना है आपको। तो सही तो चारों हो सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा क्या है? नंबर 1, अपेक्षाकृत समृद्ध राज्यों को नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादित करने और अपनाने में अग्रणी होना चाहिए। दूसरा, निर्धन राज्यों को विद्युत के लिए सदा समृद्ध राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता है। तो सदा मिला मुझे, मैंने तुरंत सर्किल किया, तुरंत दिमाग का उपयोग किया। तो आप पढ़ते हुए हर शब्द पे दिमाग लगाते रहें। राज्य विद्युत बोर्ड स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं को अपनाकर अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार ला सकता है। यहाँ तो उसने लिखा था कि भाई वो पहले ही घाटे में है, ठीक है। जीवाश्मी ईंधन की जगह अगर वह नवीकरणीय अपनाएगा तो और महंगा होगा, जबकि यहाँ क्या लिखा है, वित्तीय स्थिति में सुधार ला सकता है। नवीकरणीय तो महंगा है, तो वित्तीय स्थिति में सुधार कैसे आएगा? बकवास है, सदा है, गलत है। समृद्ध और निर्धन राज्यों के बीच अत्यधिक आर्थिक असमानता भारत में अधिक कार्बन उत्सर्जन का प्रमुख कारण है। आप क्वेश्चन पढ़िए तो साहब, आपको खुद हंसी आएगी कि इतना सरल, आप ढंग से नहीं पढ़ते हो। अब ये देखो, कहीं पर लिखा था स्टेटमेंट, जो यहाँ पे लिखा है कि समृद्ध और निर्धन राज्यों के बीच जो असमानता है, भारत में अधिक कार्बन उत्सर्जन का वह कारण है। असमानता का कार्बन उत्सर्जन से क्या मतलब है? ये अगर लिखा होता कि जो अत्यधिक आर्थिक असमानता है, वह यह भी बताती है कि अमीर देश जो हैं, अमीर राज्य जो हैं, अमीर लोग हैं, वह ज्यादा उत्सर्जन कर रखे हैं और गरीब नहीं कर पाए उतना। ये होता तब भी हम बात मान सकते थे, लेकिन यहाँ क्या लिखा है,
जो अत्यधिक आर्थिक असमानता है वह कार्बन उत्सर्जन का प्रमुख कारण है। किसी के 500 रुपया है, किसी के पास 1 रुपया है, तो ये भी तो आर्थिक असमानता है। तो ये क्या कार्बन उत्सर्जन का प्रमुख कारण है? ये भी बकवास। तो आपको आंसर अपने आप मिल गया। कोई a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया मैंने? नहीं लगाया ना, आसान था। गलती कहाँ है? कितनी बार आप बोलोगे? इतनी बार बोलेंगे जब आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, मुझे बस पढ़ना है, सीसेट को कठिन नहीं है। मैं पढ़ता देर में हूं, इसीलिए मुझे कठिन भी लगता है। चलिए दूसरा परिच्छेद पढ़िए। और हम कभी नहीं आपसे कहे 27 में 27 सही करना है, आपको बोला 27 में 15 सही करना है, और 15 तो कहीं कर ही लोगे ना आप अगर ऐसे पढ़ते रहे। ज्यादा होते हैं 27 में 22 भी लोग करके आते हैं। षष्ठी जयंत देशमुख, उनका आप अगर 4-5 वर्ष पूर्व का सेमिनार देखेंगे तो उन्होंने बोला कि मुझे मैथ नहीं आती, लेकिन फिर भी मैंने बहुत ज्यादा पैसेज पे ध्यान दिया। मुझे पहले पता था मैं मैथ में वीक हूँ, अगर मुझे पैसेज पे ध्यान देना पड़ेगा, और मैं पैसेज के बलबूते सीसेट क्वालिफाई करके आई हूँ। इसका मतलब ये नहीं सिर्फ सीसेट में पैसेज पढ़ने हैं, पैसेज प्लस रीजनिंग और मैथ के भी 2-4 क्वेश्चन जो इजी वाले हैं मैं पढ़ाऊंगा आपको, बच्चों की तरह आप समझो। तो चलिए, स्टेंच ऑफ केरोसिन ग्रामीण पृष्ठभूमि में सजाई गई अनेक वर्षों से विवाहित किंतु निसंतान दंपत गुलेरी और मानक की कहानी है। कहानी दे दी। मानक की मां खानदान के नाम को आगे जारी रखने हेतु एक पोता पाने के लिए तड़प रही है, अतः वह गुलेरी की गैर मौजूदगी में मानक का पुनर्विवाह करा देती है। वाह। मानव को जो अनिच्छुक और निष्क्रिय दर्शक सा बना रहता है, जैसा कि अधिकतर लड़कों की यही होता है कि इधर मम्मी बोल रही, उधर पत्नी बोल रही, बेचारे पिस रहे हैं। मैंने कई लोगों को देखा है, सबकी बात नहीं कर रहा, कई लोगों को। मानक को जो अनिच्छुक निष्क्रिय दर्शक सा बना रहता है, इस बीच उसका एक मित्र सूचित करता है कि गुलेरी ने पति के दूसरे विवाह की बात सुनकर अपने कपड़ों पर केरोसिन डालकर आग लगा ली थी। इससे मानक का दिल टूट जाता है और वह एक मुर्दा इंसान की तरह जीवन व्यतीत करने लगता है। जब उसकी दूसरी पत्नी एक पुत्र को जन्म देती है तो मानक बच्चे को बहुत देर तक घूरता रहता है और फिर फूट पड़ता है, यानी रो पड़ता है कि इसे यहाँ से दूर करो, इससे केरोसिन की दुर्गंध आती है। आप समझ रहे हो कहानी? ठीक है। यह संवेदनशील समस्या आधारित कहानी पाठकों को किसके बारे में जागरूक करने का प्रयास करती है? नंबर 1, पुरुषवाद और अन्य गमन, मेल शोविनिज्म इन फिडेलिटी। दूसरा, प्यार और विश्वासघात। तीसरा, महिलाओं के लिए विधिक संरक्षण की कमी। चौथा, पितृतंत्रात्मक मनोवृत्ति का प्रभाव। किसके बारे में जागरूक करने के लिए ये लिखा होगा आपके लेखक ने? सबसे सटीक किस लिए लिखा हो गया? प्यार और विश्वासघात के लिए लिखा गया ये पैराग्राफ। महिलाओं के लिए संरक्षण की बात कही गई है इसलिए लिखा गया। पुरुषवाद और अन्य गमन इनफिडिलिटी नहीं, पितृतंत्रात्मक मनोवृत्ति का जो प्रभाव है उसके लिए ये कहानी पूरी गढ़ी गई है। मानक की मां ही इस परिस्थिति की मुख्य कारण थी। वह अपनी पत्नी के प्रेम को महसूस नहीं कर सका क्योंकि इसके ऊपर उसकी मां का वर्चस्व था कि हमें पोता ही चाहिए। कई बार आपने लोगों को कहते सुना होगा कि महिलाएं इसलिए सही से जीवन नहीं व्यतीत कर पा रही क्योंकि उनके घर में एक महिला है। कई बार मैं देखता हूँ महिलाएं ही महिलाओं पर ज्यादा अंकुश लगाती, सास ही ज्यादातर बहू। क्यों आप सास बहू सुनते हैं, क्यों ससुर बहू नहीं सुनते? कुछ लोग इसमें यह भी तर्क देते हैं कि ससुर सास के माध्यम से ही चीजें चला रहा होता है। अलग अलग विचार हैं, अलग अलग चीजें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर सास चाहे तो बहू को अच्छे से रख सकती है, सास चाहे तो वह पोता की जगह पोती मांग सकती है। लेकिन अधिकतर घरों में यही है कि एक महिला को बेटा चाहिए, लड़का चाहिए, क्योंकि वो वारिस है, वो खानदान को आगे बढ़ाएगा। चलिए आगे चलते हैं। परिच्छेद नेक्स्ट। सरकार का चरम लक्ष्य डराकर शासन करना या नियंत्रण करना नहीं है।
और ना ही आज्ञाकारिता की अपेक्षा रखना है, बल्कि उसके विपरीत प्रत्येक व्यक्ति को डर से मुक्त करना है, जिससे वह हर तरह से संभव सुरक्षित जीवन जी सके। जैसा आपसे भी कहा जाता है कि आपकी जो मौलिक अधिकार है, अधिकारिता है, वो वहां तक है जहां तक दूसरे की मौलिक अधिकार का हनन ना हो रहा हो। आप करो, मेरा अधिकार है ये करने का, तो सरकार कह रही भाई साहब आपके पास वाले का भी तो अधिकार है, आपके अधिकार की वजह से उसके अधिकार का हनन हो रहा है, तो हम आप पर अंकुश लगा सकते हैं, जिससे वह हर तरह से संभव सुरक्षित जीवन जी सके। दूसरे शब्दों में, लोगों के बिना खुद को या दूसरे को हानि पहुंचाए अस्तित्व में बनाए रखने, काम करने का नैसर्गिक अधिकार को सशक्त करना है। सरकार का उद्देश्य लोगों को विवेकशील व्यक्तियों से बदलकर उन्हें पशु या कठपुतलियां बनाना नहीं है। सरकार को इस प्रकार सहायक होना चाहिए कि लोग सुरक्षित महसूस करते हुए अपनी बुद्धि और शरीर को विकसित करने और मुक्त होकर अपने विवेक का प्रयोग करने में समर्थ बने। दो बात तो हो रही है, एक तो सरकार डर का माहौल पैदा नहीं कर रही है, और दूसरा सरकार ऐसा काम करे कि लोग स्वतंत्र होकर अपना जीवन जी सके। समझ गए? चलिए, कठिन है? नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक तार्किक और युक्तिसंगत अनुमान है? इन्फरेंस, अनुमान। अब मैंने इसीलिए पहले वीडियो में आपको सारे टर्म बता दिए गए थे। इन्फरेंस कहीं पर आपको निहितार्थ मिलेगा, कहीं निष्कर्ष मिलेगा, कहीं अनुमान मिलेगा। तभी इंग्लिश में भी वर्ड लिखा मिलता है। इंग्लिश के वर्ड्स को ध्यान से देखिएगा। पहली वीडियो अवश्य देखिए अगर नहीं देखी तो। बाकी 10 बजे रात को, 10 बजे सुबह तो आप देख ही रहे होंगे। सरकार का वास्तविक लक्ष्य नागरिकों की सामाजिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता सुरक्षित करना है। बी क्या कह रहा है? सरकार का प्राथमिक सरोकार अपने सभी नागरिकों को पूर्ण सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। सभी नागरिकों को पूर्ण सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। तीसरा, सर्वश्रेष्ठ सरकार वह है जो नागरिकों को जीवन के सभी विषयों में पूर्ण स्वतंत्रता देती है। सभी विषय में अगर पूर्ण स्वतंत्रता दे दी जाए ना, तो सरकार संभाल नहीं पाएगी देश को। सर्वश्रेष्ठ सरकार वह है जो देश के लोगों को पूर्ण शारीरिक सुरक्षा प्रदान करती है। अगर पूर्ण शारीरिक सुरक्षा प्रदान कर दी जाए, तो अपनी शारीरिक सुरक्षा करने के लिए लोग क्या नहीं करेंगे? कहेंगे भैया हमें 10 हथियार चाहिए हैं। क्यों? क्योंकि हमारी शारीरिक सुरक्षा करना हमारा अधिकार है। हमें तो रिवॉल्वर से लेकर AK-47 तक रखने की इजाजत दो, क्योंकि हमारी शारीरिक सुरक्षा जो है वह महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरकार ने हमें पूर्ण शारीरिक सुरक्षा प्रदान करने की बात कही है। हर घर के बाहर पुलिस खड़ी होगी। क्यों? क्योंकि भाई साहब की शारीरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार ने ले रखी है। तो हर जगह पूर्ण सामाजिक सुरक्षा की बात करा गया है, पूर्ण सामाजिक सुरक्षा। लेकिन अनुमान क्या है? सबसे ज्यादा अगर बात कही जाए तो सामाजिक और राजनीतिक दोनों तरह की स्वतंत्रता सुरक्षित करना इसका वास्तविक लक्ष्य है, न कि अन्य वाला। और राजनीतिक साथ साथ आर्थिक होता तब भी हो सकता था। सही, आपने पढ़ा भी DPSP और जो मौलिक अधिकार है वहां क्या बात होती है? यही तो, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। आपका उद्देशिका में क्या लिखा है?